अनजान लड़कियों से सोशल मीडिया पर न्यूड वीडियो चैट करते हो? अगर हाँ तो ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि चंद मिनट का मजा आपकी जिंदगी को किस तरह से बर्बाद कर सकता है। फिल्म का नाम है डिटेक्टिव कार्तिक। इस कहानी की शुरुआत जंगल में आधी रात को होती है और हम एक स्कूल गर्ल को देखते हैं जो कि बीच जंगल में अधमरी हालत में होती है। होश में आने के बाद वो लड़की जंगल के बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो फिर से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह एक न्यूज़पेपर बांटने वाले लड़के की नजर उस पर पड़ती है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। इंस्पेक्टर श्रीकांत इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है और उसके साथ प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से 2 लड़कियां संध्या और पल्लवी भी आती हैं। श्रीकांत ने ही संध्या को केस में अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया था। इन्वेस्टिगेशन में संध्या को पता चलता है कि उस बच्ची का नाम है ऋषिता और वो पास के ही एक स्कूल में पढ़ती है। किलर ने ऋषिता का मर्डर करने के लिए ज्योमेट्री बॉक्स के डिवाइडर का इस्तेमाल किया था। मीडिया को यह खबर मिलते ही वो लोग सीधा स्कूल पहुंच जाते हैं और स्कूल का प्रिंसिपल रमेश मीडिया से कहता है कि ऋषिता का मर्डर हमारे लिए भी चौंकाने वाला है, लेकिन कल ऋषिता स्कूल से एब्सेंट थी और उसका मर्डर भी स्कूल के बाहर हुआ है, तो हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम कार्तिक को देखते हैं जो कि अपने एक दोस्त हरी के साथ मिलकर हर जगह पर संध्या और पल्लवी का पीछा करते रहता है, जिसे कि हरी भी समझ जाता है कि कार्तिक संध्या से प्यार करता है और एक अच्छे दोस्त की तरह वो भी कार्तिक की लव स्टोरी में उसका साथ देता है। इधर संध्या और पल्लवी दोनों ऋषिता के स्कूल में जाते हैं। स्कूल की मेड उन्हें बताती है कि ऋषिता एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो हमेशा ही स्कूल में अपनी क्लास में फर्स्ट आया करती थी। नेहा नाम की एक और स्टूडेंट है जो कि ऋषिता की क्लास में ही पढ़ती है और वो ऋषिता की रिलेटिव भी है, लेकिन पढ़ने में कमजोर है और इसीलिए अक्सर नेहा के माँ बाप और टीचर्स भी नेहा को ऋषिता से कंपेयर किया करते थे और इस कंपैरिजन की वजह से नेहा ऋषिता को पसंद नहीं करती थी। इसके बाद संध्या और पल्लवी दोनों प्रिंसिपल रमेश से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाते हैं। संध्या उससे कहती है कि मुझे ऋषिता के क्लासमेट से बात करनी है, तो रमेश कहता है कि आप किसी से भी बात कर सकती हैं, लेकिन जो भी बात करनी है वो आपको मेरे सामने ही करनी पड़ेगी। इसके बाद रमेश उन्हें टीचर रूम में लेकर जाता है और स्कूल के सभी टीचर्स से मिलवाता है। सबसे पूछताछ करने के बाद संध्या वापस अपने घर आ जाती है। इधर कार्तिक हरी के साथ हर रोज संध्या और पल्लवी का पीछा करते रहता है, लेकिन कार्तिक में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो जाकर अपने प्यार को प्रपोज कर सके और अगले 2 दिन तक पल्लवी के साथ उसे संध्या दिखाई भी नहीं देती। और एक दिन पल्लवी इन दोनों के पास आती है। वो कार्तिक से पूछती है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। कार्तिक कुछ कहे उससे पहले ही हरी पल्लवी से कहता है कि हम तुम्हारा नहीं, तुम्हारी फ्रेंड संध्या का पीछा करते हैं, क्योंकि कार्तिक संध्या से प्यार करता है। और कार्तिक भी उससे पूछता है कि संध्या कहाँ है। पल्लवी उन दोनों की बातें सुनकर थोड़ा सा मायूस हो जाती है और वो इन दोनों को बताती है कि संध्या 2 दिन से मिसिंग है। इतना सुनते ही कार्तिक सीधा डिटेक्टिव एजेंसी के ऑफिस में संध्या के बॉस से मिलने के लिए जाता है। वो बॉस से संध्या के बारे में पूछता है और उन दोनों की बातें सुनकर पल्लवी और हरी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तब उनका बॉस दोनों को बताता है कि 2 साल पहले कार्तिक संध्या की जगह पर इसी एजेंसी में काम करता था, लेकिन 2 साल पहले इसने काम छोड़ दिया था। इसके बाद वो कार्तिक को ऋषिता मर्डर केस की डिटेल्स देकर कहता है कि इंस्पेक्टर श्रीकांत के कहने पर इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए संध्या गायब हुई है। अब कार्तिक हरी और पल्लवी दोनों को अपने साथ लेकर ऋषिता मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऋषिता का मर्डर केस और संध्या के मिसिंग केस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वो ऋषिता के स्कूल जाता है और प्रिंसिपल रमेश से मिलता है। रमेश कार्तिक को लेकर क्लासरूम में जाता है। कार्तिक सभी बच्चों से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम में से ही किसी ने ऋषिता का मर्डर किया है। कार्तिक ऋषिता के सभी दोस्तों से बात करता है, लेकिन कार्तिक को सबसे ज्यादा शक होता है नेहा पर, क्योंकि वो बहुत डरी हुई होती है। इसके बाद वो लोग ऋषिता के पेरेंट्स से भी मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। ऋषिता के पापा कार्तिक को बताते हैं कि उस दिन मैं खुद अपनी गाड़ी से ऋषिता को स्कूल में छोड़ कर आया था। कार्तिक यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे बताया था कि ऋषिता उस दिन स्कूल ही नहीं आई थी। ऋषिता के माँ बाप से पूछताछ करने के बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं। शाम को पल्लवी अपने घर पर बोर हो रही होती है। पहले वो कार्तिक को कॉल करती है, लेकिन कार्तिक का फोन नॉट रीचेबल होता है। तब वो हरी को कॉल करती है और हरी उसे बताता है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और हम लोग हॉस्पिटल में हैं। पूरी बात सुने बिना ही पल्लवी फोन रख देती है और भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में वो हरी से पूछती है कि कार्तिक कहाँ है। तब हरी उसे बताता है कि एक्सीडेंट हमारा नहीं, कार्तिक के
अंकल का हुआ है। लेकिन पल्लवी की हालत देखकर हरी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें कार्तिक की इतनी फिक्र क्यों हो रही है, कहीं तुम भी कार्तिक से प्यार तो नहीं करती। अब पल्लवी हरी को अपने दिल की बात बता देती है कि मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ। मुझे लगता था कि अब तक कार्तिक मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन अब पता चला कि कार्तिक संध्या से प्यार करता है। वो संध्या के लिए परेशान भी है, लेकिन मुझे यकीन है कि मिलने के बाद संध्या उसे रिजेक्ट कर देगी, तब मैं कार्तिक को प्रपोज करूंगी और तब तक तुम भी कार्तिक को मेरे बारे में मत बताना। अगले दिन वो लोग नेहा के माँ बाप से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। नेहा के पेरेंट भी रिशिता की खूब तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हम खुद ये चाहते थे कि हमारी बेटी नेहा भी उसकी तरह ही अच्छे नंबर लेकर आए, इसलिए हमने रमेश सर के पास उसकी ट्यूशन भी लगवा दी है। और ये सुनकर कार्तिक एक बार फिर से रमेश के ऊपर शक करने लगता है। वो रमेश से मिलने के लिए जाता है और इस बार रमेश कार्तिक से कहता है कि ट्यूशन मेरा पर्सनल मैटर है जिसका केस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया कि मैं प्राइवेट ट्यूशन लेता हूँ। कार्तिक का शक रमेश पर बढ़ता ही जा रहा होता है, क्योंकि रमेश अब भी कहता है कि उस दिन रिशिता स्कूल में नहीं आई थी। और सच्चाई पता करने के लिए कार्तिक शाम को नेहा का पीछा करता है और एक जगह पर वो तीनों नेहा को रोक कर पूछने लगते हैं। तब नेहा उन्हें बताती है कि बात सच है कि मैं कंपैरिजन की वजह से रिशिता से नफरत करती हूँ, क्योंकि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता। मैं डांस क्लास ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने रमेश सर के पास मेरी ट्यूशन लगवा दी। और एक दिन जब सारे स्टूडेंट्स ट्यूशन से चले गए थे, तब रमेश सर ने मेरे पास आकर मुझसे कहा था कि तुम पढ़ाई की फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें रिशिता से भी ज्यादा नंबर मिले, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। इसके बाद रमेश उसे अपने बेडरूम में लेकर चला जाता है। नेहा की यह बात सुनने के बाद कार्तिक बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सीधा रमेश के घर जाता है, उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। तब रमेश रोते हुए उन्हें बताता है कि मुझे पीडोफाइल है और ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें एडल्ट्स सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर बच्चों को प्रिपेयर करते हैं और बड़ों के साथ उन्हें कोई फीलिंग नहीं आती। तब कार्तिक पूछता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो कि रिशिता उस दिन स्कूल नहीं आई थी। और अब रमेश उन लोगों को सच्चाई बताना शुरू कर देता है। दरअसल उस दिन रिशिता स्कूल आई थी और रमेश ने उसे स्कूल आते हुए देखा भी था, जिसके बाद रिशिता अपने एक फ्रेंड अरुण के साथ स्कूल के दूसरी तरफ चली गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद रमेश क्लासरूम में आता है तो रिशिता क्लासरूम में नहीं होती। रमेश तुरंत अपने ऑफिस में आ जाता है और अरुण को बुलाकर गुस्से से उससे पूछता है कि रिशिता कहाँ है, मैंने उसे तुम्हारे साथ जाते हुए देखा था। अरुण पहले तो इनकार करता है, लेकिन फिर रमेश का गुस्सा देखकर वो कहता है कि मैंने रिशिता को मार दिया है। दरअसल अरुण रिशिता से प्यार करता था, उसने रिशिता को प्रपोज भी किया था, लेकिन रिशिता ने इनकार कर दिया था और एक दोस्त की तरह साथ रहने के लिए कहा था। और उस दिन भी अरुण रिशिता को लेकर जंगल में जाता है, एक बार फिर से उसे प्रपोज करता है, लेकिन रिशिता फिर से उसे मना कर देती है। अरुण भी गुस्से में आकर अपना डिवाइडर निकालता है, अपने हाथों पर रुमाल लपेटता है ताकि डिवाइडर पर उसके उंगलियों के निशान ना पड़े, और उस डिवाइडर से ही वो रिशिता का मर्डर कर देता है। अरुण के मुंह से उसकी सच्चाई सुनने के बाद रमेश पुलिस को कॉल करना चाहता है, जिसके बाद अरुण उसे नेहा के साथ उसकी वीडियो दिखाता है। क्योंकि उस दिन अरुण ने उन दोनों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, वो रमेश को धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारा और नेहा का वीडियो वायरल कर दूंगा। प्रेजेंट में वो कार्तिक से कहता है कि मैंने मजबूरी में सच्चाई छुपा ली थी, और इसके बाद ही कार्तिक पुलिस को सब कुछ बता देता है। पुलिस रमेश के साथ साथ अरुण को भी अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद कार्तिक एक बार फिर से नेहा के घर जाता है। वो नेहा के पेरेंट्स से कहता है कि आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी भी गलती है। आपकी बेटी को डांस करना पसंद है, और अगर नेहा रिशिता की तरह पढ़ाई नहीं कर सकती तो याद रखिए कि रिशिता नेहा की तरह डांस भी नहीं कर पाती। कार्तिक की बातें सुनने के बाद नेहा के पेरेंट्स को अपनी गलती का एहसास होता है और नेहा के पापा डांस क्लास में उसका एडमिशन करवाने के लिए मान जाते हैं। कार्तिक उनके घर से बाहर आ जाता है, लेकिन अब कार्तिक एक बार फिर से परेशान हो जाता है। वो हरी से कहता है कि हमने ये केस संध्या को ढूंढने के लिए शुरू किया था, केस खत्म भी हो गया और हमें अब तक संध्या के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। अब संध्या के बारे में पता करने के लिए तीनों संध्या की एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं। संध्या की दूसरी फ्रेंड कार्तिक को बताती है कि आखिरी बार जब संध्या मुझसे मिलने आई थी तो अचानक से ही यहाँ से चली गई थी। दरअसल वो किसी लड़के का पीछा कर रही थी, मैं उसे नहीं
नहीं जानती, लेकिन सामने आएगा तो मैं उस लड़के को पहचान लूंगी। अब कार्तिक उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि उस रात संध्या सच में एक अनजान लड़के का पीछा कर रही थी, जिसके बाद से ही संध्या गायब है। संध्या की फ्रेंड उस लड़के की फोटो देखकर बताती है कि यही वो लड़का है, पिछले कुछ दिनों से ये अक्सर हमारे आसपास ही होता था और वो बहुत परेशान रहता था। उस लड़के के बारे में जांच करने पर कार्तिक को पता चलता है कि उस लड़के का नाम है प्रशांत और वो लोग प्रशांत के घर जाते हैं। लेकिन कार्तिक ये जानकर शॉक्ड हो जाता है कि कुछ दिनों पहले ही प्रशांत ने सुसाइड कर ली है। प्रशांत के पिताजी कार्तिक को बताते हैं कि प्रशांत एक बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत परेशान था और एक दिन अचानक उसने मुझसे 1 लाख रुपए मांगे थे। मैंने उसे दे दिए थे। फिर बाद में पैसों के लिए उसने अपना लैपटॉप भी बेच दिया था और एक दिन शाम को बहुत उदास होकर घर वापस आया था। उसने खाना भी नहीं खाया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया था। सुबह हमें पता चला कि उसने अपने कमरे में ही सुसाइड कर ली है। कार्तिक उनसे प्रशांत का फोन ले लेता है। घर आकर वो प्रशांत के फोन को अनलॉक करता है। तब उन्हें पता चलता है कि प्रशांत सोशल मीडिया पर किसी लड़की से न्यूड वीडियो कॉल पर बात करता था और उस लड़की ने प्रशांत का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। वायरल करने की धमकी देकर वो प्रशांत को ब्लैकमेल भी कर रही थी। उससे लगातार पैसों पर पैसे मांगती जा रही थी। कार्तिक वीडियो से उस लड़की का स्क्रीनशॉट लेता है और तीनों मिलकर उसी एरिया में लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार लड़की के घर का एड्रेस ढूंढकर उसके घर भी पहुंच जाते हैं। उस लड़की का बाप घर का दरवाजा खोलता है। कार्तिक उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी सोशल मीडिया पर न्यूड वीडियो कॉल करके लड़कों को ब्लैकमेल करती है और उसकी वजह से कुछ दिन पहले ही एक लड़के ने सुसाइड कर ली है। लड़की का बाप ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कार्तिक से कहता है कि कुछ महीनों पहले ही मेरी बेटी की मौत हो चुकी है, तो वो किसी को ब्लैकमेल कैसे कर सकती है। ये सुनकर कार्तिक को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है। वो प्रशांत के दोस्तों के पास जाता है। कार्तिक उनसे पूछता है कि हर कोई कह रहा है कि प्रशांत एक बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन एक लड़की से न्यूड वीडियो चैट करने की वजह से उसे सुसाइड करना पड़ा। तो अब तुम लोग बताओ कि आखिर मामला क्या है। प्रशांत का एक दोस्त साई कार्तिक की बातें सुनकर डरना शुरू कर देता है और वो कार्तिक को बताता है कि मैंने ही प्रशांत को उस वेबसाइट के बारे में बताया था। उस वेबसाइट पर लोग स्ट्रेंजर लड़कियों से न्यूड वीडियो चैट कर सकते हैं और कुछ दिनों से मैं भी एक लड़की के साथ न्यूड वीडियो चैट कर रहा था, इसलिए अब मुझे भी डर लग रहा है। और तभी साई को भी उस लड़की का मैसेज आना शुरू हो जाता है। वो भी साई को उसका वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। कार्तिक उससे कहता है कि तुम डरो मत, बस उससे पूछो कि पैसे लेकर कहाँ आना है। लड़की मैसेज करके साई को एड्रेस दे देती है। पूरे प्लान के साथ उस लड़की को पैसे उठाते समय रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाता है। ये लोग साई के पीछे गाड़ी में छुपकर बैठे होते हैं। तभी साई उस लड़की को कॉल करता है। वो लड़की साई को पास में पड़ी डस्टबिन में पैसे डालकर जाने के लिए बोल देती है। कार्तिक और उसके साथी डस्टबिन पर नजर बना कर रखते हैं और कोई भी पैसे लेने नहीं आता। और तभी साई कार्तिक को कॉल करके बताता है कि पैसा उस लड़की को मिल चुका है। कार्तिक डस्टबिन के पास जाकर चेक करता है तो डस्टबिन में पहले से ही एक होल होता है, जिसके जरिए उस लड़की ने किसी को पता चले बिना ही पैसे निकाल लिए थे। कार्तिक का प्लान बुरी तरह से फेल हो जाता है। अगले दिन वो लोग फिर से साई को ब्लैकमेल करने वाली लड़की का स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर से उसे इलाके में ढूंढना शुरू कर देते हैं। तब एक दुकान वाला उस लड़की का फोटो देखने के बाद कार्तिक को बताता है कि ये एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन 2 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई थी और अब इसका परिवार भी इस एरिया में नहीं रहता। कार्तिक, हरी और पल्लवी तीनों ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि आखिर मरी हुई लड़कियां किसी को ब्लैकमेल कैसे कर सकती हैं। वो लोग अपने घर आ जाते हैं और शाम को कार्तिक प्रशांत और साई दोनों के वीडियो को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करता है और वीडियो देखने के बाद कार्तिक को समझ में आ जाता है कि कोई मरी हुई लड़कियों का फोटो यूज करके फैब्रिकेटेड वीडियो कॉल कर रहा है और इन लड़कों को ब्लैकमेल कर रहा है। इधर अगले दिन वो लड़की फिर से साई को मैसेज करती है और एक बार फिर से पैसे लेकर आने के लिए कहती है और एक बार फिर से कार्तिक पूरे प्लान के साथ उसे पकड़ने के लिए जाता है। साई उस लड़की की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है और इस बार कार्तिक, पल्लवी और हरी तीनों फिर से उस लड़की को पकड़ने के लिए छुपकर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की साई को कॉल करती है और उसे कहती है कि एक आइसक्रीम वाला तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम उसे पता चले बिना ही उसके डस्टबिन में पैसे डाल देना। साई ऐसा ही करता है। वो आइसक्रीम वाला जाने लगता है तो कार्तिक और हरी उसका पीछा करते हैं। आइसक्रीम वाला अपने डस्ट बैग को कूड़ेदान में फेंक कर चला जाता है
थोड़ी देर बाद एक आदमी उस बैग को उठाने के लिए आता है तो कार्तिक उसे पकड़ लेता है, लेकिन हरी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उस बैग में पैसे हैं ही नहीं। तभी कार्तिक उस आइसक्रीम वाले का पीछा करने लगता है। आइसक्रीम वाला तो नहीं मिलता, लेकिन वहीं पर एक अनजान लड़का चेहरे पर मास्क लगाए हुए जा रहा होता है। कार्तिक उसे दौड़ाना शुरू कर देता है। वो लड़का भागते हुए रात के अंधेरे में गायब हो जाता है, लेकिन उसी रास्ते में कार्तिक को एक लॉकेट गिरा हुआ मिल जाता है। उस लॉकेट को देखने के बाद कार्तिक को याद आता है कि उसने ये लॉकेट कहीं पर तो देखा है। और अब फाइनली हम दूसरी तरफ संध्या को देखते हैं, जिसे उस लड़के ने अपने घर में कैद करके रखा था। और ये लड़का कोई और नहीं, ऋषिता के स्कूल का कंप्यूटर टीचर राहुल होता है। दरअसल ऋषिता के केस की जांच करते हुए संध्या ने एक दिन राहुल को सड़क पर ऐसे ही रैंडमली लड़कियों का फोटो क्लिक करते हुए देख लिया था। संध्या उसके पास जाकर पूछती है तो राहुल कहता है कि ये मेरा टाइम पास है, और जल्दी जल्दी में डर के मारे वहां से चला जाता है। यह देखकर संध्या को राहुल पर शक होने लगता है कि शायद इसी ने ही ऋषिता को मारा होगा। और संध्या चोरी से जब राहुल घर में नहीं होता तो उसके घर में जांच करने के लिए घुस जाती है। और एक कमरे में संध्या को राहुल का पूरा कंप्यूटर सेटअप मिल जाता है, जिसमें कई सारे लड़कियों की फोटोज, फैब्रिकेटेड वीडियोस, ब्लैकमेलिंग चैट्स सब कुछ होते हैं। संध्या उसका कंप्यूटर चेक कर रही होती है, तभी राहुल भी अपने घर पहुंच जाता है। संध्या उसके पास आकर उससे कहती है कि मैं ऋषिता के केस की जांच करने के लिए यहाँ आई, लेकिन उसकी बातों से राहुल समझ जाता है कि संध्या को सब कुछ पता चल चुका है। और वो संध्या की कॉफी में बेहोशी की दवा मिलाकर संध्या को बेहोश कर देता है। प्रेजेंट में संध्या भी राहुल से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब राहुल उसे अपनी कहानी बताता है। दरअसल राहुल माँ बाप और एक बहन के साथ बहुत ही खुशहाल परिवार का लड़का था, और एक दिन राहुल के माँ बाप की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कुछ दिन बाद राहुल के बहन की भी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन राहुल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बहन का इलाज करवा सके। वो अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को कॉल करके पैसे मांगता है, लेकिन कोई भी राहुल की हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं होता। और हॉस्पिटल में मरने से पहले राहुल की बहन भी उससे कहती है कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं तो इज्जत भी नहीं। मेरे मरने के बाद तुम वादा करो कि तुम बहुत सारे पैसे कमाओगे। राहुल की बहन के मौत के कुछ दिन बाद ही मकान मालिक भी बैचलर हो जाने की वजह से राहुल को घर से निकाल देता है। और एक दिन राहुल सड़क के किनारे चाय पी रहा होता है। उसके पास एक लड़का फोन पर अपने एक दोस्त को वीडियो लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा होता है। उसकी बातें सुनने के बाद राहुल इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझ जाता है, और वो भी प्लान करके पहले सड़कों पर चलती हुई लड़कियों का फोटो खींचकर अपने पास स्टोर करके रखता है। और जब वो लड़कियां किसी वजह से मर जाती हैं तो उनका फोटो यूज करके वो लड़कों से न्यूड वीडियो चैट करके फिर उनकी वीडियो बनाता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है। राहुल संध्या को अपनी कहानी सुना रहा होता है कि तभी कार्तिक वहां पहुंच जाता है। दरअसल कार्तिक को याद आ गया था कि उसने वो लॉकेट ऋषिता के स्कूल में कंप्यूटर टीचर के गले में देखा था, और अब पुलिस वाले आकर राहुल को भी अरेस्ट कर लेते हैं। फाइनली कार्तिक का केस अब पूरा हो जाता है, उसे संध्या भी मिल जाती है, लेकिन एक ट्विस्ट अब भी बाकी है। सबसे आखिर में हरी कार्तिक के पास आकर उससे कहता है कि तुमने संध्या को ढूंढ लिया है तो अब जाकर उसे प्रपोज भी कर दो। तब कार्तिक हरी से कहता है कि मैं संध्या से नहीं पल्लवी से प्यार करता हूँ, उसी का पीछा कर रहा था, और उस दिन तुमने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया था, और पल्लवी के साथ रहने के लिए ही मैंने संध्या का केस अपने हाथ में लिया था। लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब पल्लवी मुझसे दूर हो जाएगी। तभी पल्लवी पीछे से आकर कार्तिक को हक कर लेती है, क्योंकि उसने कार्तिक की बातें सुन ली थी, और इसी के साथ ही ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। कमेंट करके बताना कि क्या कभी तुमने भी किसी से न्यूड वीडियो चैट किया है, और ब्लैकमेल होने पर तुमने क्या किया था। थैंक यू।